प्रणाम दोस्तों। आप जानते हैं 14 जनवरी को एक डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग 17A, जो एक सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब वो एक्ट क्या करता है उसके बारे में पहले मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं, दो जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों ने कॉन्ट्रेरी डिसीजन लिया। एक ने पक्ष में लिया, एक ने विपक्ष में लिया। तो वो एक तरह से ड्रॉ हो गया, एक तरह से सारा डिसीजन ही ड्रॉ हो गया। मतलब डिसीजन कंप्लीट नहीं हो पाया और अल्टीमेटली वो फाइल सीजीआई के पास जाएगी। अब सीजीआई जो है सूर्यकांत जी, उसका डिसीजन लेंगे। जजेस कौन थे? दो जजेस थे, एक विश्वनाथन थे, एक नागरत्ना थे। विश्वनाथन आप जानते हैं शंकर जी को बोला जाता है, नागरत्ना मतलब उनके जो नागों में श्रेष्ठ होते हैं, नागरत्न बनते हैं, नागों में रत्न तो है। तो दोनों ही चीज पर उन्होंने डिसीजन जो लिए वो एक दूसरे के खिलाफ लिए, तो अल्टीमेटली वो हैंग हो गया और वो कहीं ना कहीं उसको लॉक, मतलब वो डिसीजन हो ही नहीं पाया। तो ये तो थोड़ी सी मजाक की बात थी। इससे आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 17A के बारे में विस्तार से बताता हूं आपको। 17A ये कहता है कि किसी भी सरकारी एम्प्लॉय होता है, उसमें अब तक जो प्रावधान था उसमें यह था कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई, अगर किसी के खिलाफ कोई केस दायर करना है एंटी करप्शन का, तो उसके लिए सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। ये तो जानते होंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस थे, गहलोत के समय में भी ऐसे बहुत सारे केसेस थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो कि जब भी किसी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ या किसी बड़े अफसर के खिलाफ कोई किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन होती, तो वो उसको रोक दिया करते थे एज पर दिस सेक्शन। और उसमें इंपॉर्टेंट प्रावधान भी था, महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि आप सरकार से पूछे बिना किसी सरकारी नौकर के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी। अब जो विश्वनाथन जी थे वो भी ये कह रहे थे कि भाई ये डिसीजन है जो आप ले रहे हैं, ये डिसीजन ये बिल्कुल सही डिसीजन है, गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ईमानदार व्यक्ति होता है, ईमानदार ऑफिसर होता है, अगर उसके किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए तो उसका नाम तो वैसे ही बदनाम हो जाता है। और कई बार बेकार लोग, करप्ट लोग जबरदस्ती हरेस करने के लिए अफसर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा देते हैं, केस दायर कर देते हैं, और उससे उसकी सारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो खराब हो जाती है। जो वर्किंग जो उसका मोटिवेशन होता है, काम करने का जो मोटिवेशन होता है वो बिल्कुल डल हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो सरकार के जो कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने उसको अपॉइंट किया है, तो वो उसके लिए भी बाधा बन जाता है। तो ये इस 17A के फेवर में जो विश्वनाथन जी थे उन्होंने डिसीजन दिया कि ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें कोई अभी रुकावट नहीं होना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन जी ने कहा कि हर एक आदमी, हर एक मनुष्य रूल ऑफ लॉ से चलता है, वो चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या आईएएस ऑफिसर हो, रूल ऑफ लॉ से ही चलेगा। यानी कि हर कोई रूल ऑफ लॉ से ही चलेगा। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं या बड़े अफसर हैं या जो भी है, वो लोकपाल के अंदर आते ही आते हैं। ये विश्वनाथन जी का कहना है। और उन्होंने एक बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। दोनों जजेस कह रहे थे, हम विश्वनाथन जी की बात पहले करते हैं। तो विश्वनाथन जी बोल रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि जो लोकपाल एक्ट है उसको हटा दिया जाए। मतलब उसको, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि लोकपाल एक्ट जो है 2013 का, उसको हटा दिया जाए। अब बात करते हैं नागरत्ना जी की। अच्छा, नागरत्ना जी जो हैं वो महिला हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन, माय सिस्टर नागरत्ना जो है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या करती हैं कि अगर इसको हटा दिया जाए, ये एक आर्बिट्रेरी एक लॉ है, जो एंटी करप्शन का जो एक्ट है 1988 का, इसको हटा दिया जाए। तो दोनों मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन
करते रहे कि भाई लोग, एक कह रहा है लोकपाल एक्ट को हटा दिया जाए, एक कहता है एंटी करप्शन एक्ट को हटा दिया जाए। तो अल्टीमेटली आगे जब चर्चा बढ़ी, बड़े मजेदार किस्से हुए आपस में, पर जैसे जैसे आगे बढ़ी तो दोनों ने अपने अपने क्वेश्चन किए। एक ने कहा कि भाई अगर किसी की कोई अच्छा काम कर रहा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए और पुलिस कोर्ट के चक्कर लगने लग जाए तो काम क्या करेगा, और अगर वो ईमानदार भी हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर ईमानदार आदमी अगर कोर्ट के चक्कर काटे, जेल के चक्कर काटे, क्योंकि जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, पुलिस का घर में आना स्टार्ट हो जाता है, हर तरह के काम स्टार्ट हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन आप जानते हैं कितने हद तक होती है। तो एक अच्छे खासे अफसर, मिनिस्टर की हालत खराब हो जाती है, काम में उसका ध्यान, मन लगता नहीं है। ये विश्वनाथन जी का कहना था। अब जो मैडम नागरत्ना के जो तर्क थे, जो कमेंट्स थे, वो क्या थे? वो कमेंट्स ये थे कि 17A जो एंटी करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसको बोलते हैं, अगर उसका 17A ले तो वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि हर एक पर्सन, मतलब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का हर एक नागरिक लॉ के सामने, लॉ के हिसाब से, संविधान के हिसाब से बराबर है। मतलब उसको इक्वलिटी इन जस्टिस, इक्वलिटी इन एवरीथिंग, हर चीज में वो बराबर है लॉ के हिसाब से। तो ये सेक्शन, ये आर्टिकल 14 कहता है। और 17A है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का धारा 17A है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो 17A है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, वो कुछ ही ऑफिसर्स जो होते हैं, जो कुछ ही अधिकारी होते हैं, जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, जिनको रिकमेंडेशन की पावर होती है, जो सिफारिशें लगा सकते हैं, उनको ही अलाउड होता है, सबको अलाउड नहीं होता। तो इसको तो उन्होंने ये तक कह दिया कि इसको तो हटा ही देना चाहिए, ये नागरत्ना मैडम जो है उन्होंने बोला। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दोनों जजेस का जो मतभेद था वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, और वो किसी डिसीजन पे नहीं आ पाए। ये इस एक्ट को हटाने को कह रहे थे, वो लोकपाल एक्ट को हटाने को कहते रहे, और इस तरह से चलता रहा। अल्टीमेटली दोनों ने अपना ऑर्डर लिखा, अपना डिसीजन लिखा, और फाइनली वो, जैसे मैंने पहले बताया कि वो ड्रॉ हो गया, और फाइनली अब वो सीजीआई इसका डिसीजन लेंगे। अब एक डॉग लवर्स के लिए भी एक बेकार न्यूज है, अच्छी न्यूज नहीं है उसको ये कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कहीं भी डॉग बाइट्स होती है या कोई आदमी मरता है रेबीज से या किसी से, तो एक भारी जुर्माना देना पड़ेगा सरकार को भी और उन लोगों को भी जो फीड करते हैं, हमारा जो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं, गली के कुत्तों को। सरकार तो जिम्मेदार है ही, हर बाइट पे, हर डेथ पे सरकार को एक भारी मुआवजा देना पड़ेगा, और जो लोग फीड करते हैं उनको भी मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिए बहुत सतर्क होकर काम करिए। अगर आप फीड करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप रेस्पॉन्सिबल होंगे उन डॉग्स के, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो। अब आप ये नहीं कह सकते स्ट्रीट डॉग से तो आप कुछ भी कर लीजिए, या आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले समय में प्लीज, अगर किसी डॉग को फीड कर रहे हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं। लगे हाथ तो चलो कुछ बिजनेस की बात भी कर लेते हैं। आप जानते हैं छोटी कारों में 10% जीएसटी का छूट हुई है। और 10% जीएसटी की छूट से छोटी कार है, जैसे एल्टो है, इस तरह की जो छोटी कार है, उनके दाम 30% तक घट गए। उसमें कई कारें और भी कंपनीज की है, तो उनकी रेट घटने से यह हालत है कि 1.5 महीने, 2 महीने तक सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इससे बूम मिलेगा, और जो वाहन का जो सेक्टर है उसमें इकोनॉमी राइज करेगी। बांग्लादेश की हालत वही है, जैसे ही अब आपको पता ही है फरवरी या मार्च में उनके जो इलेक्शंस हो जाएंगे, उससे पहले इतनी भयंकर वायलेंस चल रही है बांग्लादेश में, वो किसी पार्टी वालों को छोड़ ही नहीं रहे। एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुरी तरह से दुश्मनी निभाती है।
दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, वो 50 लाख जो वोटर्स हटाए गए हैं एसआईआर के माध्यम से, उसके लिए रो रही हैं। एआई के वजह से जो हटाए गए हैं वो कह रही है कि ये इलीगल है और अनएथिकल है। तो किसी तरह से 50 लाख वोटर्स जो हट रहा है उनका एक तरह से उनके दुख का कारण बनी हुई है। आप जानते ही हैं $3 बिलियन की एक रफाल की नई खेप आने वाली है। फ्रांस गवर्नमेंट से फिर नया एक समझौता होने वाला है और उसी के साथ साथ 50,000 करोड़ की कैपिटल डील भी होने वाली है, मतलब कैपिटल परचेज होने वाली है। जो आर्मी ऑफिसर हैं, जो टॉप में जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने वाली। 50,000 करोड़ का हम कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, ये आर्मी का कहना है। भारत के लिए आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग होगा। आप जानते हैं अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। किस तरह से घेरा जाए? ना तो वो रशिया से कोई बिजनेस करने दे रहा है। बिजनेस मतलब ऑयल खरीदने के लिए बिल्कुल उसने होल्ड कर दिया कि 500% वो टैरिफ लगा देगा अगर हम ऑयल खरीदते हैं तो, या जो भी खरीदता है, उसने भारत का नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ वो 25% टैरिफ लगा रहा है जो ईरान से काम करता है। हमारे दो ही तो मेन पार्टनर्स है, रशिया भी है और ईरान भी है। तो कैसे मतलब आगे कैसे ये डील आगे होती है, अब देखना है। हमारे जो भी पॉलिटिशियंस है उनके सामने बहुत बड़ी एक परीक्षा है कि वो कैसे आगे बढ़े और कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ट्रंप का तो दिमाग हिला हुआ है, वो किस तरह से काम करेंगे आगे पता नहीं है। ईरान में उन्होंने क्या हो रहा है आप जानते हैं, 650 लोग मर चुके हैं उसमें, और आप जानते हैं कि पूरा पूरा अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। बांग्लादेश में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। नेपाल की गवर्नमेंट चेंज में उसका इन्वॉल्वमेंट है। अफगानिस्तान में भी था। पाकिस्तान को उन्होंने पंगु बना रखा है। आसपास की सारी कंट्रीज में और भारत में भी कोशिश करी गई थी अमेरिका के द्वारा किसी तरह से सत्ता परिवर्तन हो, कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब हो नहीं पाया। तो ये जो घटना जियोपॉलिटिकली हो रही है, कहीं ना कहीं बिजनेस को, हमारे पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसको अफेक्ट करते हैं, उसको बाधित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़े पॉलिटिशियंस को। हालांकि कांग्रेस मजे ले रही थी जब चाइना से बात करने गए, जब कम्युनिस्ट पार्टी से बात करने गए, वहां पे जो अभी इस टाइम जो जितने भी हेल्प ऑफ अफेयर्स के जो लोग हैं, मतलब टॉप मोस्ट जो हस्तियां हैं चाइना की, वो कम्युनिस्ट ही हैं। तो वो मजे ले रही थी कांग्रेस की, भाई बीजेपी कैसे बात कर रही है कम्युनिस्टों से। एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है स्पोर्ट्समैन के लिए, सारे खेल प्रेमियों के लिए, कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भारत में फिर से होंगे और 2036 में हम लोग बिड कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए। अब हमें चांस मिलता है या नहीं मिलता वो बात की बात है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें चांस मिले और 2030 में तो पक्का कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, जिसके लिए हम अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं। सारी चीजों को ठीक किया जा रहा है, ग्राउंड्स को ठीक करा जा रहा है और उसको मद्देनजर रखा हुआ है। हालांकि अभी भी 5 साल के करीब है, क्योंकि जनवरी ही स्टार्ट हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 में होंगे, तो सारे खेलों के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड्स हैं, उनको परफेक्ट किया जा रहा है, विश्व स्तर का बनाया जा रहा है। माइंस और मिनरल्स की बहुत सारी खबरें आती हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 लागू होता है, उसमें कुछ चेंजेस करने की गवर्नमेंट सोच रही है। क्या सोच रही है कि पहले अब जो वो चाह रही है, वो ये चाह रही है कि 2 साल के अंदर अंदर अगर माइंस नहीं खुलती है, मतलब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, तो उस माइंस के जो लाइसेंस दिया जाता है माइनिंग करने वाले को, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। ये अब नए अमेंडमेंट्स ला रही है गवर्नमेंट। पहले स्टेट गवर्नमेंट को ये अलाउ होता था कि वो 1 साल की एक्सटेंशन दे दे अगर माइनिंग नहीं हो पाई है तो किसी कारण से। तो इस एक्ट के अनुसार अब ये रद्द हो जाएगी, लाइसेंस रद्द हो जाएगा अगर किसी ने माइनिंग नहीं करी तो। आप जानते हैं पहले ही बहुत माइनिंग का जो सेक्टर है, या बजरी माफिया या जो भी आप कह सकते हैं, ये वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल सेक्टर है और इसमें स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो
आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। आप जानते हैं अगर अरावली की जो परिभाषा बदली थी वो इस माइनिंग की वजह से ही बदली थी। जितने भी क्विक डिलीवरी वाले ऐप्स हैं या कंपनीज हैं, ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह, स्विगी वगैरह, इन्होंने गवर्नमेंट को अपनी प्रपोजल दिया है, अपना रिकमेंडेशन दिया है और उन्होंने कहा है, एक आश्वासन दिया है गवर्नमेंट को कि वो 10 मिनट का जो चैलेंज वाला जो जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है या 10 डिलीवरी की जो प्रक्रिया है उसको वो निरस्त कर देंगे, बंद कर देंगे 10 मिनट, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है राइडर पे, जो लोग डिलीवर करने जाते हैं सामान। तो इस प्रक्रिया को बंद करने जा रहे हैं। हो सकता है वो इस टाइम को बढ़ा दें और ज्यादा प्रेशर वो नहीं डालेंगे अब देने वाले को, जो डिलीवर करने वाले, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं। तो इसका वो उन्होंने खुद ने ही अपने तरफ से रिकमेंडेशन भेजा है गवर्नमेंट को कि हम लोग खुद हटा देंगे और गवर्नमेंट को एश्योर किया है। तो अच्छी खबर है, इससे एक्सीडेंट्स तो घटेंगे ही और खामे खामे नए बच्चे जो हैं, जो इस सेक्टर में हैं, जवान बच्चे जितने भी हैं, तो उनके लिए फायदेमंद है और अच्छी बात है अगर वो ऐसा करते हैं तो। अब अगर मैं कुछ रोचक बात करूं रिगार्डिंग रफाल, आप जानते हैं 114 117 के करीब फिर से एक रफाल का नया जो ऑर्डर जा रहा है इंडिया की तरफ से और एक नई बिजनेस डील होने वाली है फ्रांस के साथ। मैं उससे कहीं ना कहीं बहुत खफा हूं, परेशान हूं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट करिए। आप जानते हैं पहले ही एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका काम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे जो जितने भी जो प्लेन्स हमने बनाए थे, जेट्स बनाए थे, जो एक ऑलरेडी एक प्रोग्राम हो रहा था दुबई में, एयर शो हो रहा था, उसमें गिर गया था जो हमारा प्लेन था, जेट प्लेन था, जो इंडिया भारत में ही बना था। तो उसको गिराने के पीछे या उसको शो करने के पीछे हमारे बिजनेस को डाउन करने का कहीं ना कहीं तरीका अपनाया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के मार्फत से ये जो प्लेन है वो बना, तेजस नाम है उसका। एयर शो में वो फ्लॉप रहा और कहीं ना कहीं हमारे जो जो जितने अधिकारी थे उनका भी कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज गया कि वो कुछ चीज छुपा रहे हैं। अब पता नहीं राफेल गिर गए इस सिंदूर जो प्रोजेक्ट जो ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, या कौन से प्लेन गिरे वो समझा नहीं पाए और कहीं ना कहीं बता रहे थे कि हमारे पायलट बच के आ गए, इसका मतलब प्लेन तो गिरे ही हैं। इस चक्कर में पाकिस्तान खेल खेल गया। उसके ऑर्डर्स जो उसके पास जो प्लेन्स हैं जो उसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, जो प्लेन्स का नाम है JF-17, पाकिस्तान उसको डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना। सारा रॉ मटेरियल वगैरह है जो है सब चाइना देता है, पाकिस्तान उसको असेंबल करता है और पाकिस्तान बेचता है। अब इसमें कोई गड़बड़ होगी तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा, अगर अच्छा होगा तो वो बता देगा कि भाई ये चाइना ने दिया। तो चाइना की स्ट्रेटेजी होती है वो कभी भी अपनी बंदूक अपने आप खुद के कंधे खुद नहीं चलाता, वो दूसरे कंधे पे ही रखता है। अब जो खरीदने जा रहे हैं वो लोग हैं इंडोनेशिया। उन्होंने हमारे जो HAL ने जो बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, तेजस, उसको छोड़ दिया है और इंडोनेशिया, सूडान, लीबिया, ये सब अब पाकिस्तान से खरीदने जा रहे हैं। तो एक बेकार खबर है हमारे लिए और वाकई में होनी भी चाहिए। 50 साल से HAL का अभी तक कोई अच्छा आउटपुट नहीं निकला। वही सरकारी नौकर काम कर रहे हैं, ना उनको कोई शर्म आती है कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। तेजस आप जानते ही हैं बुरी तरह से, जैसे मैंने पहले बताया, फ्लॉप हो गया। उसमें तेल ही रिस रहा था और ये तो अगर तेल ना रिस रहा होता तो भी ये तो इतना प्रोपेगेंडा फैला देते हैं ये लोग सब, जो हमारे जो हमारे दुश्मन देश है, उसमें चाहे अमेरिका, चाइना, कोई भी हो, या वो पाकिस्तान तो है ही। उसने ऐसी भ्रामक खबर फैलाई कि तेजस को कोई खरीदने को तैयार नहीं है। फिर तेजस ने खुद ने भी रंग दिखा दिए। एक बेचारा पायलट मर गया, उसकी डेथ हो गई वहां पे एयर शो में। दूसरा तेजस शायद गिर भी गया, जिसके अभी तक अधिकारियों ने उसका माना नहीं, पर पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज चल गई थी कि 3 से 4 या 7
प्लेन्स गिरा दिए और हमारे वालों ने जवाब नहीं दिया। अगर वो कह देते कि भाई 1 गिरा है 2 गिरा है तो कोई बात मानी भी जाती, पर जब 7 तो कह रहा है पाकिस्तान गिरा है और हमारे वाले उसको मना भी नहीं कर रहे, गोलमोल में जवाब दे रहे हैं, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड ने ये मान लिया कि भाई वाकई में 7 गिरे हैं और आखिर में सारे ऑर्डर्स ले गया पाकिस्तान। इनफैक्ट पाकिस्तान क्या ले गया, चाइना ले गया। अब उसको IMF से कोई लोन की भी जरूरत नहीं है, उसने अपना काम कर लिया और बहुत बढ़िया पेमेंट का जुगाड़ कर लिया। तो एक बदमाश कंट्री को, एक बदमाश देश को अगर पैसा इस तरह से मिलेगा तो वो क्या काम करेगा, आप सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा तंत्र जो है, सरकारी तंत्र है, जो HAL में है बैठा हुआ है, जो साइंटिस्टों का वो पुराने, जो कोई डेडलाइन ही नहीं रखता, किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं करता, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस सारी प्रॉब्लम का, इस जड़ का। और गवर्नमेंट को बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए इसके बारे में। आप रशिया से मदद ले सकते हैं, अगर आपको वहां से इंजन्स नहीं मिल रहे, अमेरिका से आप रशिया से ले सकते थे या कहीं और से ले सकते थे। अब आप फंस गए हैं। अब चाहे ना चाहे आपको सिक्योरिटी कोड फ्रांस दे या ना दे, आपको राफेल खरीदने पड़ेंगे और दशकों तक, कई दशकों तक आप इसका नुकसान भुगतेंगे। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको रफाल लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और पॉलिटिकल जो भी चीज़ें चल रही हैं देश विदेश में, वो आपसे डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल न्यूज़ भी आपसे शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।